हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सुजीत सर स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस से मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि एक वीडियो मैं ऑलरेडी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का बना चुका हूं, जिसमें आप लोग को 1 से लेकर 10 तक के सारे वीडियो को, सारे क्वेश्चन आंसर को मैं करा चुका हूं। तो अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया करके उस वीडियो को जरूर देख लें, जिसमें ये सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। तो आज क्वेश्चन नंबर 11 से मैं कराने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 तक पहले से ऑलरेडी कंप्लीट है, तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 11 से बताने जा रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 मेरा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है, तो देख लीजिएगा एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग का है कि एनोडीकरण क्या है। क्या एनोडीकरण किसे कहते हैं? तो एनोडीकरण किसको कहते हैं, तो यही आज हम लोग देखने वाले हैं। तो एल्युमिनियम कह रहा है क्या कि एल्युमिनियम जो धातु है, तो एल्युमिनियम धातु के ऊपर ऑक्साइड का मोटा परत बना रहता है। जब भी एल्युमिनियम धातु को अगर देखते हैं तो उसके ऊपर क्या रहता है, एक मोटा सा ऑक्साइड का क्या रहता है, परत बना हुआ रहता है। और इसी परत को हम लोग कहते हैं एनोडीकरण। क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। यानी कि जैसे कि अगर कोई भी एल्युमिनियम पदार्थ हम लोग देखते हैं तो उसके ऑक्साइड पे एक मोटा सा परत ऊपर बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं एनोडीकरण। ऐसे एल्युमिनियम धातु जो होती है वो मजबूत होती है। ऐसा एल्युमिनियम धातु जो होता है वो क्या होता है, मजबूत होता है। तो जैसे कि एल्युमिनियम धातु के एक एनोड लेकर H2SO4 से अभिक्रिया कराते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग को एनोड पर ऑक्सीजन के कारण एल्युमिनियम ऑक्साइड का मोटा परत बन जाता है। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, एनोडीकरण के नाम से जानते हैं। यानी कि एनोडीकरण का किसको कहते हैं, तो एल्युमिनियम धातु के ऊपर एक ऑक्साइड जो होता है उसका मोटा सा परत जम जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनोडीकरण। जैसा कि अगर हम एल्युमिनियम धातु यानी कि एल्युमिनियम का किसके साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो H2SO4 के सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन करवाते हैं, तो उस कंडीशन में यानी कि एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम का अगर रिएक्शन हम लोग करवाते हैं H2SO4 के साथ, तो इस कंडीशन में एल्युमिनियम जो है तो Al2SO4 बना लेगा। यानी कि एल्युमिनियम जो है वो सल्फेट से क्या कर लेगा, रिएक्शन बना लेगा, और प्लस हाइड्रोजन जो होगा अलग हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कुछ इस प्रकार का एक रिएक्शन बना लेता है। इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एनोडीकरण। क्या कहते हैं? एनोडीकरण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 मतलब 11 तक देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी पिछला वीडियो में मैं कंप्लीट करा चुका हूं। उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर से जरूर देख लें, क्योंकि ये वीडियो जो है क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए इस वीडियो को जरूर देखें। अगर आप लोग अच्छा खासा रैंक करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा बिना स्किप किए वॉच करें। और ये सारा पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगा। तो आप इसको, मैं लास्ट में ये भी डिस्कस कर दूंगा कि ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, और बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें, आपको मैं डिस्कस कर दूंगा। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सारे दोस्तों के पास पहुंचा दें, ताकि वो भी अगर इस वर्ष यानी 2024 में बोर्ड एग्जाम देने वाला है तो उसे भी बहुत सारे इस वीडियो के माध्यम से लाभ मिलेगा। तो इसीलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक जरूर करें। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग के सामने है कि क्या है, देख लीजिए। प्लेटिनम, सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है? हम लोग देखते हैं कि प्लेटिनम जो है उसका, हम सोना है, चांदी है, इस सब का आभूषण बनाने में हम लोग उपयोग क्यों करते हैं? तो देखिए निम्नलिखित कारणों से हम इसका उपयोग करते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कारण के से इसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। पहला क्या है कि यह जो है वो मंद क्रियाशील होता है। ये क्या है? मंद क्रियाशील होता है। और क्या होता है, इसके आगे देखते हैं तो इसमें सेकंड क्या कहता है कि इसमें बहुत तेजी चमक होता है। सोना में देख लीजिए, चांदी में देख लीजिए, प्लेटिनम, ये सब में क्या होता है कि चमक जो होता है वो कुछ ज्यादा होता है, इसीलिए इसका आभूषण में उपयोग करते हैं। इसमें संक्षारण की क्रिया बहुत कम होती है, यानी कि इसमें कोई पदार्थ जैसे आकर के ऑक्सीजन ये सब के साथ जो है रिएक्शन बहुत कम करता है। फिर देखिए
यह जो है बहुत पुराना होने के बाद ही इसका चमक बना रहता, यानी कि इसका जब क्या कहते हैं सोना चांदी को आप लोग देख सकते हैं क्या करते हैं कि कुछ लंबा टाइम तक चलता है, उसका जल्दी से क्या करते हैं कि चमक जाता नहीं है, और बहुत पुराना भी हो जाता है फिर भी उसका चमक ऑलरेडी बना रहता। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से हम लोग प्लेटिनम सोना चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग के सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है क्यों? अगर सोडियम है, पोटेशियम है और लिथियम है, ये सबको कहाँ रखते हैं? तो हम लोग तेल में रखते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? क्यों हम लोग तेल के में रखते हैं, इधर उधर क्यों नहीं रख सकते हैं? तो इसी के बारे में आज देखने वाले हैं। तो देखिए इसमें कहता है कि सोडियम, प्लेटिनम और लिथियम अधिक क्रियाशील है। ये सब जो है जो अधिक ज्यादा से ज्यादा क्रियाशील है, जिसके कारण यह जो है वो समान ताप पर भी अभिक्रिया कर लेता। ये जो है नॉर्मल ताप भी इसको मिलता है, तो उस कंडीशन में ये क्या करने लगता है, तो अभिक्रिया करने लगता है, जिसके कारण यह जलने लगता है। अगर सोडियम को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो वो अभिक्रिया करके क्या हो जाएगा, जलने लगेगा। इसीलिए इसे हम लोग क्या करते हैं कि तेल में डुबा कर रखते हैं। क्या करते हैं, तेल में डुबा कर रखते हैं। अब तेल में क्यों डुबा कर रखते हैं, अभी मैंने बताया, क्योंकि इसमें कंडीशन यही होता है कि अगर इसको हम तेल में नहीं डुबा कर रखे, बाहर रखे, तो ये जो है नॉर्मल ताप पर भी हल्का सा भी इसको ताप मिलेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जलने लगता। इसीलिए इसको हम लोग किरोसिन तेल या फिर कुछ किसी और तेल में भी इसको हम लोग डुबो कर रखते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एकारेजिया क्या है? एकारेजिया क्या है? तो देखिए यह जो है रॉयल जल का लैटिन शब्द है। ये क्या है, रॉयल जल का लैटिन शब्द है, जो कि सांद्र HCl यानी सल्फ्यू सॉरी HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, क्या होगा, नाइट्रिक एसिड, और ये जो है 3:1 के अनुपात में होता है। यानी HCl और HNO3, सॉरी इसको थोड़ा सा देखिए, HCl और क्या कहता है कि HNO3, देखिए HNO3, ये दोनों जो है आपस में कितना के अनुपात में रहता है, तो 3:1 के अनुपात में मिले रहते हैं। इसमें के कहता है क्या कि मिश्रण को ही एकारेजिया कहते हैं। एकारेजिया के इसको कहते हैं, तो HCl और HNO3 यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और क्या है, नाइट्रिक एसिड, ये दोनों जब 3:1 के अनुपात में मिला रहता, तो इस कंडीशन में हम लोग इसको कहते हैं एकारेजिया। इसके इसे कहता है भभकता हुआ द्रव कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, भभकता हुआ द्रव कहते हैं। ये हमेशा खौलता हुआ रहता है। सोना, प्लेटिनम जैसे धातु को आसानी से गला सकता है। इस मिश्रण का उपयोग हम लोग आभूषण को साफ करने में किया जाता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जब भी सोनार के पास अगर आप लोग जाइएगा, किसी भी चीज को जैसे जोड़ना है उसको, या फिर अलग किया जाता है, या फिर उसको साफ करना रहता है, तो उस कंडीशन में हम वहाँ सोनार क्या रखता है, एका रेजिया रखता है, जिसका क्या करता है उपयोग, ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का अनुपात जो रहता है, उसी को हम लोग एकारेजिया कहते हैं। और उसी को क्या करता है ना कि उसी से हल्का देखिएगा कि उसको गैस के टाइप से हल्का भवकता रहता है, उसी से साफ करता। तो वही कहता है कि ये जो है द्रव रहता है जो कि हल्का भवकता हुआ रहता है, और सोना प्लेटिनम ये सबको आसानी से साफ करने में ये काम आता है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने। चलिए ये है बर्जिलियस के सिद्धांत को लिखे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के क्या है, बर्जिलियस के सिद्धांत को लिखे या जीवन शक्ति के सिद्धांत को लिखे। ये दोनों सिद्धांत जो है एक ही हैं। बर्जिलियस के सिद्धांत बोला जाए या फिर जीवन शक्ति के सिद्धांत बोले, ये दोनों क्या है, एक ही हैं। तो देख लेते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार जो है कार्बनिक यौगिक का प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। क्या कहता है कि इसको सिद्धांत के अगर देखते हैं, जीवन शक्ति के सिद्धांत या बर्जिलियस के सिद्धांत को हम अगर देखते हैं, तो उस कंडीशन में ये बताया जाता है कि यौगिक को हम लोग प्रयोगशाला में
नहीं बना सकते हैं। इसका निर्माण एक महान शक्ति के प्रभाव से होता है और बिना उस शक्ति के इन यौगिक का निर्माण संभव नहीं है। इस सिद्धांत को ही हम लोग जीवन शक्ति के सिद्धांत कहते हैं। बर्जीलियस के एक शिष्य जो थे फ्रेडरिक बोहलर ने 1828 ईस्वी में अमोनियम सल्फेट को गर्म करके यूरिया का निर्माण किया था। इस सिद्धांत का खंडन किया गया। तो ये कहते हैं कि बर्जीलियस के एक शिष्य भी थे जो कि 1828 ईस्वी में क्या किए थे कि अमोनियम साइनाइड जो था, अमोनियम साइनाइड देखिए, अमोनियम साइनाइड का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है अमोनियम साइनाइड का NH4NCO, ये होता अमोनियम साइनाइड का सूत्र, जो कि यहाँ पर देखिए आप लोग को लिख चुके हैं कि अमोनियम साइनाइड जो है अगर इसको हम लोग क्या कर रहे हैं तो हीट कर रहे हैं तो इस कंडीशन में हमको मिलेगा यूरिया प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो यूरिया प्राप्त होता है, जो कि यहाँ पर आप लोग को यूरिया देखने के लिए मिल रहा होगा। तो यूरिया का देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन होता है, डबल बॉन्ड के साथ ऊपर ऑक्सीजन जुटा हुआ रहता है, इधर देखिए H2N जुटा रहता और इधर क्या रहता, एक यहाँ पे NH2 रहता। ये तीनों जो है ये यूरिया का सूत्र है। तो ये जो है इसको याद कर लीजिएगा कि यूरिया का संकेत क्या होता है, सूत्र क्या होता है। ये यहाँ पे आपको बर्जीलियस सिद्धांत में कैसे बनाया गया था, तो बस कुछ नहीं किया था, अमोनियम साइनाइड को हीट किया था और हीट करने के बावजूद क्या हमको मिला था, तो यूरिया मिला था। यही था बर्जीलियस सिद्धांत। और बर्जीलियस सिद्धांत उसके शिष्य जो बनाए थे यूरिया कैसे बनाए थे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए ये है आप लोग के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 का था कि सहसंयोजक बंधन क्या है। तो सहसंयोजक बंधन, ये सब क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक ये सब देखिएगा तो ये सब बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे हुए सवाल है। तो ये सब क्वेश्चन को बिल्कुल ना छोड़े और बढ़िया से इस सबको देखते जाए। देखिए कहता है कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा बने बंधन को हम लोग सहसंयोजक बंधन कहते हैं। सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं, तो जब दो गो परमाणु जो रहता है अगर उसके बीच साझेदारी होता है और उसी से जो बंधन बनता उसको हम लोग बोलते हैं सहसंयोजक बंधन। जिन यौगिक में इस प्रकार के बंधन पाया जाता है उसे सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। अब सहसंयोजक यौगिक किसको कहते हैं, तो जिसमें सहसंयोजक बंधन बनता है उसी यौगिक को हम लोग सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि कार्बन सहसंयोजी आबंध बनता है क्यों। कहता है कार्बन जो है सहसंयोजी आबंध बनता है, ऐसा क्यों है, तो कार्बन की परमाणु संख्या जो है 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। तो इसकी बातम कक्षा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे होता है 2 और 4, तो इसकी बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है 4 होती है, जिसके कारण यह ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, यह सिर्फ साझेदारी करता है। ये ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन एक लेगा और ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को साझा करता। देखिए इसको हल्का सा ऊपर करके देख लेते हैं। देखिए क्या कहता कि कार्बन सहसंयोजिक बंध करा, मतलब कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 2 4 होता, जिसकी बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 4 होता, और जिसकी बातम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता वो ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकता। तो वही लिखा हुआ है ना तो ये इलेक्ट्रॉन किसी को देता और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, यह सिर्फ क्या करता, साझेदारी का काम करता, जिसके कारण हम लोग कार्बन को सहसंयोजी आबंध का निर्माण करता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं क्या कि कार्बन जो है सहसंयोजी आबंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने आ गया कि हाइड्रोकार्बन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन क्या है और यह कितने प्रकार के। तो हाइड्रोकार्बन, इसी से देखिएगा हाइड्रोकार्बन में ही लिखा छुपा हुआ है, हाइड्रोकार्बन में ही कि हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रो और कार्बन देख सकते हैं, हाइड्रो और कार्बन यानी कि हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन, और ये जो हो गया क्या हो गया, तो इसको हाइड्रो को हाइड्रोजन कर लेंगे और कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से जो बना यौगिक है उसी को हम लोग हाइड्रो कार्बन कहते हैं। देख सकते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रो
कार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला देखते हैं क्या होता है, तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है, जो कि एलिफैटिक में हम लोग देखते हैं क्या कि संतृप्त और असंतृप्त होता है, ये देख सकते हैं। फिर होता है एलिसाइटिक होता है, एगो एलिसाइक्लिक होता है और एगो एरोमेटिक होता है। 4 होता है, तीसरा देख नहीं लिखा है, चौथा होता है एलिसाइक्लिक। क्या होता है? एक एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक और एक एरोमेटिक। ये ही जो होता है हाइड्रोकार्बन का प्रकार होता है, जिसमें एक संतृप्त भी होता है और असंतृप्त ये भी होता है। ठीक है, इतने हाइड्रोकार्बन होते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि हाइड्रोकार्बन तो हाइड्रोजन और ये क्या होता है कि कार्बन के मिश्रण को या उससे मिलकर बने यौगिक को हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, देख लेते हैं। तो सजातीय श्रेणी क्या, क्या पूछा गया? सजातीय श्रेणी क्या? तो कार्बन जो है ऐसी श्रृंखला, कार्बन की एक ऐसा श्रृंखला जिसके सभी सदस्यों में एक प्रकार्यात्मक समूह रहते हैं, जो लगातार मतलब तथा लगातार सदस्यों के बीच अंतर CH2 होता है, उसे हम लोग सजातीय श्रेणी कहते हैं। यानी सजातीय श्रेणी हम उसको कहते हैं जिसको में CH2 का अंतर होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं। अगर इसको सही से देख लेते हैं, पढ़ के क्या कहता है देख लीजिए कि कार्बन यौगिक ऐसी श्रृंखला है जिसके सभी सदस्य में एक प्रकार्यात्मक समूह रहते हैं, दो लगातार सदस्य के बीच अगर देखें तो CH2 का अंतर होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सजातीय श्रेणी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या होने वाला। देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा? प्रकाश संश्लेषण। देखिए प्रकाश संश्लेषण किसको कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण वैसा प्रक्रम है जिसके द्वारा पेड़ पौधे जो है सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए इनको 4 चीज की आवश्यकता पड़ती है। पहला क्या पड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जो कि वायुमंडल से मिल जाएगा उसको। जल, जो कि जमीन से ग्रहण करता है सूर्य के प्रकाश। और चौथा क्लोरोफिल, जो कि सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करने के काम करता। क्लोरोफिल का काम क्या है? सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करना। इसका मैं रिएक्शन की बात कर लेता हूं, तो देखिए थोड़ा सा ऊपर करके मैं इसका रिएक्शन लिख देता हूं। येलो कलर से है इसीलिए नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख देता हूँ 6CO2 प्लस 12H2O। और अगर इसको हम लोग देंगे सनलाइट, क्या देंगे? सनलाइट, और प्लस में देंगे हम लोग क्लोरोफिल, तो इस कंडीशन में हम लोग को मिलेगा क्लोरोफिल। और इसके बाद जब इतना देंगे तो ये बन जाएगा C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनेगा, और 6CO2 बनेगा, और प्लस में 6H2O बनेगा। ये होता है इसका रिक्वायर्ड रिएक्शन। ये होता है प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन। ये देखिए क्लोरोफिल सही से नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ठीक है, इतने चीज की आवश्यकता होती है, नहीं कि सी 6 को कार्बन डाइऑक्साइड 6 भाग जल अगर रहता और उसको क्या करते हैं? सनलाइट देते हैं और प्लस क्लोरोफिल देते हैं, तो ये बनता है C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनता है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट में भी रहता, और C 6 वो ऑक्सीजन और 6 जल निकलता। ये होता है कार्बन प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन। इसमें व्हाइट कलर था इसीलिए दिख नहीं रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो नीचे वाला देख लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने क्या है, ये देखिए कहता है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा को जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार की लाभ की स्थिति में रहता है? यानी कि श्वसन के लिए जब हम लोग श्वसन सांस लेते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, और ऑक्सीजन प्राप्त करते तो जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव यानी पानी में रहने वाला जीव रहता, उसकी अपेक्षा अगर किया जाए तो स्थल पे रहने वाला जीव को है किस प्रकार की ज्यादा लाभ की स्थिति में रहता। तो यही देख लेते हैं कि जलीय जीव में
जो है जल में घुला हुआ ऑक्सीजन का उपयोग करता है। जलीय जीव क्या करता है, जो जल में घुला हुआ ऑक्सीजन रहता उसी का उपयोग करता। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा पाया जाता है, और वायु में अगर देखा जाए तो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कुछ बहुत ज्यादा होती है, जबकि जल में घुला हुआ ऑक्सीजन कम मात्रा में पाया जाता है। वायु में ज्यादा मात्रा में और जल में कम मात्रा में होता है। और स्थलीय जीव को अपना दैनिक जीवन कार्य करने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इसमें श्वसन अंग विशेष रूप से पाए जाते हैं। इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि श्वसन क्रिया जो है स्थलीय जीव अधिक लाभ की स्थिति में रहता, क्योंकि पानी में रहने वाला जीव जो है, जल में रहने वाला जीव जो है, सिर्फ जल वाले ऑक्सीजन को ग्रहण करता, और जल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होती है, और अगर वायु में देखा जाए तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। इसीलिए जो है स्थल पे रहने वाला जीव की जो है वो अधिक लाभ में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉरी इसमें 21 क्वेश्चन टोटल था, 21 का 21 हम लोग देख चुके हैं। बाकी नेक्स्ट पीडीएफ में है, आपको नेक्स्ट क्लास में और भी क्वेश्चन दिखाएंगे। तो चलिए 20 टोटल इसमें कितना कर दिए, 11 कर दिए, उसमें 10 किए थे पिछले वीडियो में। टोटल प्रश्न की संख्या हम लोग 21 देख चुके हैं। तो चलिए इस पीडीएफ को मैं कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ पे मिलेगा, ये आपको मैं बता देता हूँ। जाकर वहां से इस पीडीएफ को ले सकते हैं, और इस वीडियो को पूरी तरह से वॉच कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, और जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आप लोग के लिए ऐसे ऐसे बहुत सारे वीडियो लेकर आएँ। और कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि और भी मोटिवेट होकर और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आए। तो चलिए आज थोड़ा सा मैं अपने वेबसाइट्स के बारे में बता देना चाहूँगा, क्योंकि उस पे जा कर के अब बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। तो चलिए देख, बिना देर किए मैं वेबसाइट को है ना, यहाँ पे देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जाइएगा, किसी भी ब्राउजर में जा कर के लिखिएगा students study point.com। क्या लिखिएगा, students study point.com, और उसको क्या कीजिएगा, सर्च कर दीजिएगा। जैसे ही सर्च कीजिएगा ये वाला वेबसाइट आ जाएगा। इसी वेबसाइट का लिंक ऐसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर जाकर के क्लास 12th वाले क्लास 12th पर क्लिक करेंगे, क्लास 10th वाले क्लास 10th पर क्लिक कर लेंगे। क्लास 10th वाले क्लिक करके इस पे देख सकते हैं। इस पे क्लिक जैसे ही कीजिएगा, आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि यहाँ पे देखने के लिए आप लोग को मिल रहा होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि क्लास 10th के भौतिक विज्ञान सेकेंड लेसन का है, जो कि रंग बिरंगा संसार का ऑब्जेक्टिव मानव नेत्र जो है उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें दिखाया गया, जो कि आप लोग को देखिए दिखाते हैं कि कितना ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला। देखिए देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो देखिए लिखा हुआ है कि विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी का प्रतिबिंब जो होता है वो कहाँ होता है, सिलियरी पेशियों के द्वारा। ऐसे करके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, देख सकते हैं आपको इस लेसन से कितना सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें दिया गया। देखिए तो आप इस वेबसाइट को एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, आपको यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे। इसका देखिए मॉडल पेपर भी आपको दिखाने वाला है। देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है क्लास 10th साइंस का मॉडल पेपर जो कि 2024 के लिए है। तो देखिए इस पे भी क्लिक करेंगे तो देखिए मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन टोटल मिलेगा साइंस का, जो कि 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपको जैसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी प्रकार से यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी है, और यहाँ से देखिए क्वेश्चन दिया गया है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया गया 2 नंबर का। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो देखिए और आगे बढ़िएगा, ऐसे साइंस है, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी ऐसे करके आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर जाकर के ये सारे प्रश्न को हल करके आप लोग इसे जरूर एक बार पढ़ लें, ताकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में अच्छा खासा रैंक कर सके। तो एक बार वेबसाइट को भी आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।